नमस्ते बच्चों, मैं सुरेंद्र हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछले 2 अध्याय में हमने देखा बड़ी घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की कहानी में हमने पहले अध्याय में उसके कैरेक्टर के बारे में, दूसरे अध्याय में लाल बिहारी और आनंदी के बीच जो टकराव था, जो टकराव की बात हुई थी उसके बारे में हमने चर्चा की। अब क्या ये घर टूट जाता है? अब वो घर टूटने के कगार पर है। श्रीकंठ अब शनिवार को शहर से आ चुके हैं। अब श्रीकंठ को ये बात पता चली है कि घर में कुछ मतभेद हुए हैं, कुछ टकराव हुआ है और अब श्रीकंठ क्या करते हैं, क्योंकि पहले ही हमने श्रीकंठ के बारे में जाना है, बहुत ही समझदार इंसान है, लेकिन अब पहली बार उसके ऊपर आँच आई है, उसकी पत्नी के ऊपर आँच आई है। पत्नी एक पति की अर्धांगिनी होती है, उसकी सर्वस्व होती है और इसीलिए अपनी पत्नी पर आई हुई आँच को वो कैसे झेल लेते हैं, क्या वो अपने घर को तोड़ देते हैं, यही हम इस अगले और आखिरी अध्याय में हम देखने वाले हैं। तो पहले मैंने कहा कि लाल बिहारी ने श्रीकंठ को कहा कि भैया अपनी बीवी को अर्थात मेरे भाभी को समझाओ कि उसको अपने मर्यादा में रहे, अपने दायरे में रहे, अपनी हद में रहे। लेकिन उन्होंने अपनी हद पार कर ली है और उन्होंने हमें उल्टा जवाब दिया है और वो हमें अपने मायके के सामने कुछ समझती नहीं। वो अपने मायके को ही बहुत बड़ा समझती है, हो कि वो अपने घर की बड़ी बेटी, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं, हम भी जमींदार हैं, सिर्फ नाम के वास्ते जमींदार वो रह चुके हैं। लेकिन लाल बिहारी अभी भी अपने आप को समझ रहा है कि वो जमींदार है, लेकिन खाने पीने के लिए सिर्फ घर में जितना चाहिए उतना ही है। लेकिन वही दूसरी तरफ आनंदी भूप सिंह की बेटी थी और बचपन से उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अब श्रीकंठ को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो चुका है और किस बात से उनके बीच टकराव हुआ है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो उसको एडजस्ट होने के लिए, उसके उस घर में अपने आप को ढालने के लिए ही बहुत दिन का समय लगता है। लेकिन इसी के बीच ये झगड़े की बात कहाँ से आई, इस चिंता में श्रीकंठ पड़े हैं और जाकर अपनी बीवी से पूछने के लिए वो कमरे में जाते हैं। तो जैसे ही वो श्रीकंठ कमरे में आते हैं, आनंदी कहती है आपका मूड तो सही है ना, आपका मन तो शांत है ना, आपका मन प्रसन्न है ना? हाँ, मेरा तो मन प्रसन्न है, लेकिन तुमने आजकल ये घर में हाहाकार क्यों मचा रखा है? तुमने इस घर में आजकल एक झगड़े की बात कहाँ से लाई है? मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैंने झगड़ा किया? जिसने तुम्हारे मन में ये बात कही है मैं उसको भी देखती हूँ और आपको भी मैं कहती हूँ, उसका मुंह जल जाए। इस तरह की थोड़ी गुस्सेली बातें आनंदी ने की है, क्योंकि आनंदी को पता है कि वो निर्दोष है और उसके ही पहले उसकी ही बुराई अगर किसी ने की तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा। देखो, आनंदी 2 दिन से शांत थी, 2 दिन का वो आग का गोला आज ज्वालामुखी फूट चुका था, क्योंकि पति ही उसका सर्वस्व होता है। क्योंकि आनंदी का पति उसके घर में नहीं था और इसलिए उसने जो अपमान था, उसकी जो मार थी, उसने चुपचाप सही, क्योंकि जब पति उसके साथ होता है तो उसका मान, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, वो सर्वस्व अपने पति की हो जाती है। लेकिन आनंदी का पति शनिवार को आता है और इसके कारण वो 2 दिन से अपने कमरे में रूठ कर बैठी थी, रो रही थी। आज उसको एक ताकत मिली है, आज उसको थोड़ा जोश मिला है कि अब मेरा पति आ गया है, अब मैं उनको देख लूंगी, अब मैं उनको कह दूंगी कि किसकी गलती है। मैं गुनहगार नहीं हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि जितना घी घर में था उतना ही मैंने मांस में डाल दिया है। अब लाल बिहारी की बारे में आनंदी कहना चाहती है, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि देखो श्रीकंठ जी, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, या देखिए मेरी उसमें कोई गलती नहीं है। आप चाहे तो मैं जो कह रही हूँ, मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो सही, वो सेम बातें आप चाहे तो आप अपने भाई से पूछ सकते हो। तो असल में क्या हुआ, जो आनंदी ने अपने पति को अभी वो बता रही है, वो कह रही है कि उन्होंने एक दिन मांस लाया, चिड़िया मारकर लाई थी और उन्होंने बनाने के लिए गई और मैंने जितना पावसेर घी था, मतलब 1 किलो का 1/4 हिस्सा जो घी था वो मैंने सारा का सारा मांस में डाल दिया और उस दाल में मैंने घी नहीं डाला। और इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे मायके के बारे में उन्होंने कहा, मायके के बारे में भला बुरा कहा और इसी के बीच में भी थोड़ा सा मेरे माँ और मेरे पिता के बारे में कह रहे, इसलिए मैंने उनको कहा कि जितना घी था मैंने सारा का सारा डाल दिया और इतना घी तो हमारे नौकर चाकर ही खा देते। तो बस इतनी सी बात पर उन्होंने खड़ा हुआ था, चप्पल फेंक कर मार दी। अच्छा हुआ मैंने हाथ बीच में डाला, या तो मेरा सिर फट जाता। अगर मैं ये झूठ बोल रही हूँ तो चाहे आप अपने भाई से पूछ सकते हो, इसमें 100%
100% अर्थात 100% ये बात सही है। तो श्रीकंठ को असल में श्रीकंठ को ये बीवी अर्थात औरत और ये देवर के बीच अर्थात बीवी और देवर के बीच झगड़ा उसकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसको थोड़ा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके अब्जेंट में उसके घर में ना रहते हुए उसके घर की जिम्मेदारी अर्थात नई घर में जो बेटी है उसकी जिम्मेदारी उसके पिता की होती है, और देवर जो एक भाई की तरह होता है, जो अपनी भाभी के लिए बेटे की तरह होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरे ना रहते हुए भी उन्होंने मेरी बीवी पर चप्पल मारा है, मेरी बीवी को चप्पल से मारा है, मेरी बीवी पर हाथ उठाया है। इस बात का श्रीकंठ को बहुत गुस्सा है। असल में उनको लगा कि चलो अभी रात के समय में अपने पिताजी से बात करें, लेकिन श्रीकंठ ने सोचा कि चलो ठीक है, सुबह उठते ही ये मैं बात अपने पिता से करूंगा। रात भर उनको नींद नहीं आती, रात भर वो करवटें बदलते रहते हैं और वो चिंता में रहते हैं कि मैं घर में नहीं रहता और मेरे पीठ पीछे ये सारी बातें हो रही है, और इस चिंता में वो दोनों भी सो नहीं पाते। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज निकला, वो तड़के से उठे और अपने पिताजी के पास गए। पिताजी का उन्होंने प्रणाम किया और सीधा, क्योंकि श्रीकंठ अपने पिताजी की बहुत इज्जत करते थे और पिताजी की हर बात मानते थे, और पिता भी श्रीकंठ की बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो बेटा पढ़ा लिखा था और गांव में भी उसकी इज्जत थी। तो पिता का भी इज्जत करना एक मतलब पिता उनको पता है कि आज घर चलने का जिम्मेदारी श्रीकंठ पर है, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी भी बेनी माधव की थी। तो श्रीकंठ जैसे ही अपने पिता के पास गए, उन्होंने गुस्से ही कहा। पहली बार श्रीकंठ गुस्से में देखकर थोड़ा पिताजी भी थोड़ा अवाक हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा, पिताजी अगर मेरे पीठ पीछे मेरी बीवी पर अगर हाथ उठाया जाता है, हाँ ये बात ठीक है, अगर मेरी बीवी से कोई गलती हुई है तो आप उसको समझाओ, आप उसको डांटो, कुछ चार शब्द उसको कहो, भली बुरी बातें कहो, लेकिन ये बात मैं कदापि सह नहीं सकता कि मेरी बीवी पर कोई गवार अनपढ़ लड़का, देखो भाई को अपने गवार अनपढ़ लड़का वो कह रहा है, गवार अनपढ़ लड़का वो हाथ उठा सकता है या चप्पल से मारता है। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और मेरी वो अर्धांगिनी है, और चाहे वो मेरी अर्धांगिनी हो या चाहे किसी औरत की बात हो, किसी भी औरत पर हाथ उठाना बहुत गलत बात है। और इसीलिए आज से मैंने ये फैसला किया है, या तो लाल बिहारी इस घर में रहेगा या तो मैं रहूँगा। पिताजी ने श्रीकंठ का रूप पहली बार ऐसा देखा था, पहली बार श्रीकंठ रुद्रावतार, उसने रुद्रावतार को, श्रीकंठ का रुद्रावतार पिताजी ने पहली बार देखा था, और इसलिए थोड़ा पिताजी को समझ में आया कि कहूँ तो क्या कहूँ। इसलिए कुछ देर के लिए पिताजी चुप बैठना ही उन्होंने बेहतर समझा, और उन्होंने समझाने की कोशिश की, देखो श्रीकंठ तुम समझदार हो, तुम अपनी बीवी की बात सुनकर अपने लाल बिहारी को भाई मानने से इनकार कर रहे हो, या अपने लाल बिहारी छोटा अनपढ़ और नासमझ लड़का है, तुम उसकी बातों को क्यों अपने मन पर लेते हो। श्रीकंठ ने कहा, पिताजी लाल बिहारी अब छोटा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, वो समझदार हो चुका है, उसकी भी उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी मैंने अब तक उसकी हर बात को सहा हूँ। लाल बिहारी भी अपने बड़े भाई की इज्जत करता था, लेकिन उस दिन ऐसा अचानक क्या हुआ, पता नहीं, उसको भी गुस्सा आया, उसने अपने भाभी माँ समान भाभी को उसने चप्पल फेंक कर उसने मार दी। तो श्रीकंठ ने कहा, अब वो लाल बिहारी बड़ा हो चुका है, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता। ये बातें धीरे धीरे गांव में फैल गई, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं, ऐसा मुहावरा है। तो क्योंकि गांव में आसपास के लोग उसके घर में आना जाना, हमेशा श्रीकंठ के आना जाना लगता है, और कुछ लोग काम के सिलसिले में या कुछ लोग ऐसे ही बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए, बेनी माधव भी आजकल कुछ काम धंधा नहीं करता था, आराम से लोगों के बीच बैठकर चर्चा करता था। तो धीरे धीरे लोग आने लगे, कुछ लोगों को आश्चर्य होने लगा, अरे श्रीकंठ जो लड़का अपने गाँव में जिसने रामलीला का निर्माण किया था, रामलीला की शुरुआत की थी, जो धर्म समाज में अपनी उसकी अच्छी खासी उठक बैठक होती थी, तो आज वही लड़का गुस्सा कर रहा है, जो लड़का शांत, विनम्र था, संयमी था, समझदार था, दूसरे गांव के लोगों को या उसके गांव में रहने वाले अन्य लोगों को कहता था कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें संयुक्त रहना चाहिए, संयुक्त कुटुंब पद्धति में रहना चाहिए, वसुदेव कुटुंब की संकल्पना वो करता था। आज उसका ही घर टूटने पे कगार पर है। तो गांव में चर्चा चल रही थी, अफवाह फैल रही थी, अरे अब श्रीकंठ का घर टूट जाएगा, अब श्रीकंठ का घर टूट जाएगा, क्या श्रीकंठ अपना घर तोड़ेगा, क्या श्रीकंठ अपनी बीवी आनंदी को लेकर शहर में रहने के लिए जाएगा। तो इस प्रकार की चर्चा होने लगी। कुछ नई, पहले अध्याय में मैंने जो कहा था कि जो कुछ ललनाएं, अर्थात नई नई शादी होकर आई है, वो क्यूरियोसिटी में वो सोचने लगी कि क्या होगा, क्या ये घर टूटेगा। तो उनको कुछ लोगों को बहुत प्रसन्नता हो रही थी, और कुछ लोगों को लग रहा था श्रीकंठ अपना घर
कभी नहीं तोड़ेगा, वो समझदार है। लेकिन असल में अभी ऐसा होता है कि श्रीकंठ की कंडीशन जो थी, श्रीकंठ की जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसको इतना गुस्सा आया था कि वो अभी के अभी वो घर तोड़ने के मूड में था, अभी के घर तोड़ने के मनस्थिति में वो था। तो क्या होता है, श्रीकंठ कहता है पिताजी को, अब कदे ही मैं इस घर में नहीं रहूंगा, या तो श्रीकंठ रहेगा, या तो मैं रहूंगा, या तो लाल बिहारी रहेगा। तो पिताजी ने थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश, देखो बेटा, बीवी की बातों को या औरतों की बातों को मानकर हम कभी घर तोड़ नहीं सकते, औरतों को अपने हाथ में रहना चाहिए। बेनी माधव ने लाल बिहारी की समझाने के बजाय अपने श्रीकंठ को ही समझाने की कोशिश की, देखो औरतों की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन अब श्रीकंठ ये बात पिताजी को कहता है कि पिताजी मुझे पता है कि औरतों की कितनी बातें मुझे माननी चाहिए और कितनी नहीं, मैं भी समझदार हूँ, और आप जानते हैं मैंने गांव में कितने टूटते हुए घरों को बचाया है, मुझे पता है घर को तोड़नी है अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिस घर में मेरी बीवी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं होती, ऐसे घर में मैं कदापि नहीं रह सकता। इसलिए आज मैं समाज के प्रति उत्तरदायित्व हूँ, क्योंकि मैं समाज को बोलता हूँ, मैं गांव के लोगों को बोलता हूँ कि घर में एकत्र रहना चाहिए, संयुक्त रहना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, और आज मेरे ही घर में झगड़ा हो रहा है तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ, और मेरी बीवी पर जो अत्याचार हो रहा है वो कभी मैं नहीं सकता। आप एक तो लाल बिहारी को कहो कि अपना बोरी बिस्तरा बांधे और घर से चला जाए, या तो आप मुझे बोलिए, मैं आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। बेनी माधव को अब समझ में नहीं आ रहा है, करो तो क्या करो, लोगों के बीच उसको अपमान हो रहा है, उनको लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा, जो मैं अपने बेटा का गुणगान करता था और वही बेटा आज मुझे जबान चढ़ा रहा है। गांव के लोग भी चर्चा कर रहे थे, देखो बेनी माधव कितना पागल है, अपनी बेटी की हर बात मान रहा है, अपने पिता की तरह उसको डांटना चाहिए था, लेकिन बेनी माधव कितना मूर्ख है। एक तरफ श्रीकंठ अपने पिता की इज्जत करता था, लेकिन आज वो इसकी इज्जत शायद करना, वो इज्जत भी करता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के मान मर्यादा के लिए, अपनी पत्नी के सम्मान के लिए श्रीकंठ आज वो झगड़े के लिए तुला है। और इसी के बीच टकराव बढ़ता है, दोनों भी अपनी बातों से मुकर नहीं पा रहे, दोनों भी अपनी बातों पर ठाम है। एक तरफ श्रीकंठ कह रहा है कि एक तो लाल बिहारी रहेगा तो मैं इस घर में रहूंगा, पिताजी दोनों को श्रीकंठ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन श्रीकंठ समझने की मूड में नहीं है। और इसी के बीच श्रीकंठ कहता है पिताजी आज फैसला होकर ही रहेगा, और कहता है तो इसी के बीच लाल बिहारी उस कमरे से गुजर रहा है और लाल बिहारी अपने भाई को प्रणाम करता है, लेकिन श्रीकंठ उसको नजरअंदाज करता है, नेग्लेक्ट करता है और कहता है आज से लाल बिहारी मेरा भाई नहीं है। पिताजी को कहता है कि पिताजी लाल बिहारी नाम का जैसा मेरा कोई भाई नहीं है। और ये बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके हाथ से गलती हुई है, अब उसके गलती का एहसास उसको हुआ है। लेकिन क्योंकि जब लाल बिहारी छोटे थे या बचपन से लेकर आज तक लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई की इज्जत की है, और बड़े भाई ने भी अपने छोटे भाई को हर इच्छा, हर मुरीद पूरी की है, क्योंकि वो पहलवानी करता था, और जब भी वो किसी फेस्टिवल में, किसी महोत्सव में वो पहलवानी करने के लिए उतरता था, और वो जब जीतता था तो बड़ा भाई श्रीकंठ उसको गले लगाता था और उसका आनंद उत्सव वो मनाता था, उसका हर्ष मनाता था। और वो पहलवानी करने के लिए उसके जो औजार होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं, जैसे कि डंबल्स होते हैं, वो उसने अपने लाल बिहारी को लाकर देते थे। और जब भी वो शहर से आता था, हर शनिवार को जब आता था, तो लाल बिहारी के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर लाता था। लेकिन आज वही भाई लाल बिहारी को मुंह तक देखना नहीं देता, और ये बात सुनकर लाल बिहारी को बहुत बुरा लगता है। उसके दिल में एक सूरा खुबसा या उसका दिल टूट जाता है, लाल बिहारी का दिल टूट जाता है। इस प्रकार लाल बिहारी रोने लगता है और अपने कमरे की तरफ जाने से पहले वो अपनी भाभी को कहता है, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अंदर भाभी रूठ रही है, रो रही है, उसको भी पता नहीं क्या करूं, कैसे इस घर को संभालूं। अब आनंदी को भी समझ में आया कि मेरी छोटी सी बात को मैंने अपने पति को, अगर मैं ठीक है लाल बिहारी ने गलती हुई, मैं शायद लाल बिहारी को माफ़ भी कर सकती थी, लेकिन वो गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने मन को कभी भी काबू में नहीं कर सकता। तो इसलिए अब आनंदी को ऐसा लग रहा है, क्या मेरी वजह से घर टूट रहा है? अगर मेरी वजह से घर टूट गया तो अपने आप को मैं कभी नहीं माफ करूंगी, क्योंकि आनंदी ऐसी लड़की नहीं थी। दूसरा लड़कियों की तरह आनंदी ऐसी, गाँव की दूसरी लड़कियों की तरह आनंदी ऐसी नहीं थी कि अपने पति के साथ अलग रहे। वो संयुक्त कुटुंब में, ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करती थी, लेकिन वो कभी भी घर तोड़ने के पक्ष में कभी नहीं थी। श्रीकंठ तो गुस्से में लाल हो चुके हैं, लाल बिहारी रो रहा है, बेनी माधव हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कमरे में आनंदी रो रही है।
लालबेरी अपने कमरे में जाता है, अपना बोरिया बिस्तरा बांधता है और वापस भाभी को कहता है, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर दा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने माँ समान भाभी पर हाथ उठाया, भगवान मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा, मैं अब चलता हूँ। आनंदी रोते रोते बाहर निकलती है और लालबेरी से कहती है, नहीं देवर जी, मुझसे ही बड़ी गलती हुई, आग लगी मेरे मुंह को, मैंने अपने पति से ये बात क्यों कही, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, आप कहीं नहीं जाएगा। लालबेरी कहता है, नहीं भाभी, भैया अभी मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं लौटूंगा। आनंदी वापस अपने पति के पास जाती है, जाओ, सुनते हो, जाओ अपने भाई को समझाओ, उसको रोको, मैं घर कभी तोड़ना नहीं चाहती। श्रीकंठ कहता है, मैं अपने अभी लालबेरी को भाई नहीं मानता, उसको जहाँ जाना है चला जाए। आनंदी उनके सामने गिड़गिड़ाती है, मुझसे ही गलती हो गई, मुझसे अपराध हुआ, मैं इस घर को कभी तोड़ने नहीं दूंगी, कृपया करें, मेरे दिल में अब लालबेरी के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, मुझसे ही बढ़ गया, आप उसको रोको। श्रीकंठ चला जाता है, लालबेरी को कहता है, चलो जो हो गया उसको भूल जाओ, और उसको गले लगाता है। लालबेरी कहता है, भैया आप मुझे मारो, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे समझाओ, आपको मेरे ऊपर हाथ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन कभी ये मत कहिएगा कि तुम मेरे भाई नहीं हो या आप मेरा कभी मुंह नहीं देखना चाहते। ये बात मुझे दिल को तोड़ देती है। इस प्रकार श्रीकंठ अपने छोटे भाई लालबेरी को गले लगाता है और कहता है, अब ऐसी कभी बात नहीं होगी जिसके कारण हमारे मन में, हमारे घर में कोई द्वेष पैदा हो जाए। आनंदी को ये देखकर बहुत प्रसन्न होती है। आनंदी कहती है कि देवर जी, मुझसे भी भूल हुई कि आपके गुस्से को मुझे थोड़ा समझना था और मैंने आपको माफ़ कर दिया है। और इस प्रकार ये टूटता हुआ घर बच जाता है, ये बिगड़ता हुआ काम ठीक हो जाता है। और ये सब नज़ारा देखकर बेनी माधव को बहुत खुशी होती है और वो खुशी से उधर से ही कहता है कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है जो टूटता हुआ घर बचा लेती है। और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। तो एक तरफ कुछ लोग जो बहुत प्रसन्न हुए थे कि ये घर टूटने वाला है, उन लोगों को बहुत दुख होता है, और दूसरी तरफ हर लोग, कुछ बड़े बड़े लोग, इज्जतदार लोग आनंदी की तारीफ करते, देखो बड़े घर की बेटी होने के बावजूद उसने अपना घर कैसे बचाया। और इसीलिए कहते हैं बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है जो अपना घर टूटने से बचा लेती है। तो इस प्रकार इस कहानी का यहाँ पे अंत होता है। और इसमें हमने देखा कि टूटते हुए घर को बचाने का काम कैसे औरत का होता है। एक औरत चाहे तो घर तोड़ भी सकती है और चाहे तो घर को बचा भी सकती है। धन्यवाद।